नमस्कार दोस्तों, द ग्रेट राठौर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस बुक के बारे में। रवि एक साधारण इंसान था। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स की नौकरी करता था। हर दिन क्लाइंट्स को कॉल करता, मीटिंग्स करता, उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ हार जाता। कभी डील, कभी आत्मसम्मान और कई बार खुद पर से विश्वास। उसे हमेशा लगता था कि वो मेहनती है, लेकिन फिर भी लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। ऑफिस में उसकी सैलरी सबसे कम थी और जब उसने प्रमोशन की बात की तो उसे सिर्फ एक मुस्कुराहट में टाल दिया गया। रवि, तू बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन तू ना बहुत सीधा है। ये कॉरपोरेट की दुनिया तेरे लिए नहीं बनी, उसके सीनियर ने एक दिन कहा था। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया और अंदर से थोड़ा और टूट गया। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल, टेस्ट्स, दवाइयाँ, हर तरफ से पैसे की मांग थी। वो परेशान हो गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अपने मैनेजर से बात की। सर, कुछ एडवांस मिल सकता है क्या? मैनेजर ने सीधा जवाब दिया, सॉरी रवि, अभी पॉसिबल नहीं है, कंपनी की पॉलिसी है। उस दिन रवि ने पहली बार महसूस किया कि वो हर बार चुपचाप समझौता करता आया है। हर बार अपनी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं और अपने हक के साथ हाफ हाफ करता रहा। और सबसे बुरी बात, उसे ये भी नहीं पता था कि ना कहना या अपनी बात मनवाना कैसे आता है। कुछ हफ्ते बाद एक दिन यूं ही बुक स्टोर में घूमते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। नाम पढ़ते ही वो ठिठक गया, जैसे किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया हो। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना खोला, और जैसे किसी ने उसकी कहानी किताब में लिख दी हो। नेगोशिएशन इज नॉट अ गेम, इट्स योर लाइफ स्किल। अगर आप बात नहीं कर पा रहे तो आप जी नहीं रहे। हर एक लाइन उसके दिल में उतरती चली गई। उसे लगा, ये तो मेरी ही कहानी है, बस नाम रवि की जगह क्रिस है। उसी पल रवि ने तय कर लिया, अब वो अपनी जिंदगी की हर डील में पूरे के पूरे हक से उतरेगा। न डर के, न शर्म के, बल्कि उस नेगोशिएशन पावर के साथ जो उसे अब तक कभी किसी ने सिखाई ही नहीं थी। और यहीं से शुरू हुई रवि की असली जंग, खुद से, दुनिया से और उन तमाम समझौतों से जो उसने बिना लड़े कर लिए थे। अब आपकी बारी है, कमेंट में अपना नाम लिखें। रवि की जिंदगी में अब एक नई उम्मीद जाग रही थी। उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, और पहली ही तकनीक ने उसे चौंका दिया, मिररिंग। किताब में लिखा था कि अगर आप सामने वाले की बात को उसकी भाषा में दोहराएं तो उससे एक खास जुड़ाव बनता है। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक कला थी जो लोगों के दिल तक पहुंचती थी। रवि ने सोचा, क्या सच में इतना असर हो सकता है? अगले दिन ऑफिस में जब उसने अपनी टीम लीडर से बात की तो उसने कोशिश की। लीडर ने कहा, रवि, ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म करना है, वक्त कम है। रवि ने सिर्फ इतना कहा, तो प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना है। लीडर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसने महसूस किया कि रवि उसे सही से सुन रहा है। छोटी सी बात थी, लेकिन रवि को लगा कि अब कुछ बदलने लगा है। उसने देखा कि जब वह सामने वाले की बात को दोहराता है तो वे सहज हो जाते हैं, अपनी बात और खुलकर कहते हैं। रवि ने धीरे धीरे इस तकनीक को हर बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू किया। कभी क्लाइंट के साथ मीटिंग हो तो क्लाइंट जो चिंताएं जाहिर करता, रवि बस उनकी बात को दोहराता, बिना कोई बहस किए। इससे क्लाइंट को लगने लगता कि रवि सच में उनकी बात समझता है। इससे रिश्ता मजबूत होता गया और क्लाइंट भी रवि की बातों को ज्यादा गंभीरता से सुनने लगे। ऑफिस में भी जब कोई शिकायत करता, रवि उनकी बात को दोहराता, जिससे सामने वाला खुद को माना हुआ महसूस करता। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। रवि को एक मुश्किल क्लाइंट से डील करनी थी जो हमेशा झुकता नहीं था। क्लाइंट ने कहा, हमको ये प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है, हम कम चाहते हैं। रवि ने जवाब दिया, तो आप चाहते हैं कि प्राइस कम हो? क्लाइंट के चेहरे पर झिझक आई, लेकिन उसने हां में सिर हिलाया। उस छोटे से वाक्य ने बातचीत का रास्ता खोल दिया। क्लाइंट ने धीरे धीरे अपनी चिंताएं बताईं और रवि ने भी उसी टोन में उनके सवालों का जवाब दिया। आखिरकार वे दोनों एक समझौते पर पहुंचे जो दोनों के लिए फायदेमंद था। रवि ने महसूस किया कि मिररिंग ने उसे न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी मदद की। घर पर जब वो अपनी बहन से बात करता तो बहन जो कहती,
रवि बस उसे दोहराता। बहन के चेहरे पर भरोसा बढ़ता। बहन भी ज्यादा खुलकर बात करने लगी। इससे रवि के रिश्ते भी मजबूत हुए। उसने जाना कि मिररिंग केवल शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि सामने वाले की भावना को महसूस करना है। इस छोटी सी तकनीक ने रवि को एक नया आत्मविश्वास दिया। वह अब बातों में उलझने या डरे बिना सीधे सामने वाले की बात को पकड़कर उसे लौटाने लगा। इससे बातचीत में स्पष्टता आई और लोगों के दिल में रवि के लिए सम्मान बढ़ा। उसे समझ आया कि असली नेगोशिएशन केवल मांगने या दबाव डालने का नाम नहीं, बल्कि सामने वाले के साथ जुड़ने का हुनर है। रवि की जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि उसने नेगोशिएशन का पहला कदम सही से उठाया है। मिररिंग की ताकत ने उसे समझाया कि जब आप किसी की बात को सच में सुनते हो और उसे वापस करते हो, तो वह इंसान खुद को महत्व महसूस करता है। और यही वो बेसिक स्ट्रैटेजी थी जो बाद में उसके पूरे नेगोशिएशन के सफर की नींव बनी। अब रवि के पास एक नई ताकत थी जो उसे हर बातचीत में इस्तेमाल करनी थी। मिररिंग ने उसे दिखा दिया कि नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं, बल्कि समझदारी से बात करने की कला है। उसने ठाना कि वो इस छोटे से कदम से अपनी जिंदगी को बदल देगा। रवि अब नेगोशिएशन की इस पहली सीढ़ी पर मजबूती से खड़ा था और उसके सामने नई दुनिया खुल रही थी, जहां वो अपने हक की आवाज को बिना डरे, बिना झुके बुलंद कर सकता था। मिररिंग की ताकत समझने के बाद रवि ने किताब में अगली तकनीक पर ध्यान दिया, लेबलिंग। इसे देखकर उसे लगा जैसे उसने एक गुप्त दरवाजा खोल लिया हो। किताब में लिखा था कि सिर्फ सामने वाले की बात दोहराना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनकी भावनाओं को पहचानना और उसे शब्दों में ढालना असली चाबी है। यानी सामने वाले के दिल के जो भाव चल रहे हैं उन्हें सुनकर कह देना, लगता है आप परेशान हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यह फैसला सही नहीं लग रहा। रवि ने इस आइडिया को अपने दिमाग में बिठाया और अगली बार ऑफिस में जब उसे अपनी टीम लीडर से बात करनी थी तो उसने कोशिश की। लीडर कुछ चिंतित लग रही थी। उसने कहा, यह नया टारगेट बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम इसे पूरा कर पाएगी। रवि ने थोड़ी देर सोचकर कहा, लगता है आपको इस टारगेट को लेकर चिंता हो रही है। लीडर के चेहरे पर एक तरह की राहत दिखी। उसने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, सच में यह मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे पूरा करें। रवि को एहसास हुआ कि उसकी ये छोटी सी कोशिश सामने वाले की भावनाओं को बाहर निकालने में मदद कर रही थी। वो अब सिर्फ सवाल जवाब नहीं कर रहा था, बल्कि सामने वाले की बात और उनके भीतर की भावनाओं को समझ रहा था। इससे लीडर ने रवि को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रवि ने ये तकनीक अपने हर संवाद में अपनाना शुरू किया। कभी क्लाइंट के साथ तो कभी अपने सीनियर से बात करते हुए वह अब उनके भावनाओं को पहचान कर उन्हें जुबानी पहचान देता। इससे सामने वाले खुलने लगते थे। कई बार तो रवि को आश्चर्य होता कि लोग कितने दबाव में हैं, कितनी उलझन में हैं, लेकिन वो खुद उसे समझ नहीं पाते। रवि की लेबलिंग ने उनकी भावनाओं को सामने लाने का रास्ता बना दिया था। एक बार रवि की टीम के एक सदस्य ने गलती कर दी थी। ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन रवि ने उस सदस्य से कहा, लगता है आप इस गलती को लेकर बहुत परेशान हैं। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं और उसने सारी बात कह डाली कि उसने कितनी मेहनत की थी, पर किस तरह दबाव में आकर वह फेल हो गया। रवि ने उसे समझाया कि गलती से डरना नहीं, उससे सीखना है। उस दिन टीम में एक नई ताकत आई, क्योंकि रवि ने उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें स्वीकार किया। घर पर भी रवि ने यह तकनीक अपनाई। अपनी माँ से बात करते हुए उसने महसूस किया कि माँ चिंतित थी, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं कह रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ, लगता है आप इस बीमारी को लेकर काफी सोच में हैं। माँ ने पहला बार अपने डर और अकेलेपन को शब्दों में बांधा। रवि ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो हर कदम पर उनके साथ है। इससे माँ का मन हल्का हुआ और रवि के लिए भी यह एहसास एक बड़ी जीत थी। रवि को समझ में आया कि लेबलिंग केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दिल से दिल तक का पुल है। जब आप सामने वाले की भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें सही शब्दों में बोलते हैं, तो उनका दिल खुल जाता है। वो जजमेंट फ्री महसूस करते हैं और बातचीत में एक गहरा भरोसा बनता है। यही असली कनेक्शन होता है जो हर बातचीत को सफल बनाता है। अब रवि ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया था।
वह पहले जैसी घबराहट और हिचकिचाहट नहीं रखता था। उसकी बातचीत में एक नरमी और समझदारी आ गई थी। लोग उसके साथ खुलकर बात करते थे क्योंकि रवि ने उन्हें समझा था कि उनके दर्द और चिंता को वह देख सकता है। ये एहसास रवि को और भी मजबूती देता था कि नेगोशिएशन का असली मतलब सिर्फ पैसे या डील नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को समझना और उनके साथ जुड़ना है। रवि ने तय किया कि वह अब हर बातचीत में लेबलिंग का इस्तेमाल करेगा, चाहे बात काम की हो या घर की। इससे उसे न केवल अपने रिश्ते सुधारने का मौका मिला, बल्कि उसने खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाया। वो अब नेगोशिएशन के इस नए तरीके से खुद को ज्यादा पावरफुल महसूस करता था। हर बार जब वो कहता, लगता है आप परेशान हैं, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होते, बल्कि एक सेतु बन जाते थे जो दो दिलों को जोड़ देते थे। रवि अब पूरी तरह से समझ चुका था कि इमोशंस को पहचानना और उन्हें शब्दों में बदलना ही नेगोशिएशन का अगला बड़ा कदम है। इससे वो ना सिर्फ दूसरों को समझ पा रहा था, बल्कि अपनी भावनाओं को भी बेहतर तरीके से संभाल पा रहा था। ये तकनीक उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई थी, जो उसे उसकी मंजिल की ओर तेजी से ले जा रही थी। रवि के लिए लेबलिंग का मतलब अब साफ था। सिर्फ इमोशंस को पहचानना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से हैंडल करना जरूरी था। किताब में उसे ये समझ आया कि नेगोशिएशन में अगर हम सामने वाले की भावनाओं में इतने डूब जाएं कि खुद इमोशनली प्रभावित हो जाएं, तो बातचीत टूट सकती है। इसलिए अगली सीख थी, डोंट फील देयर पेन, लेबल इट। मतलब सामने वाले की परेशानियों को महसूस जरूर करो, पर उसमें इतना डूबो मत कि खुद कमजोर पड़ जाओ। इसके बजाय भावनाओं को तार्किक और व्यावहारिक तरीके से समझो और उनको शब्दों में बदलो। रवि की जिंदगी में ये बदलाव बड़ा था। पहले वो हर बात पर जल्दी गुस्सा हो जाता या खुद को घुटन महसूस होती थी। ऑफिस में जब कोई उसे टेढ़ी बात कहता तो वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता। पर अब जब उसने ये नई तकनीक सीखी तो उसने तय किया कि वह भावनाओं में बहने नहीं देगा, बल्कि उन्हें समझकर बातचीत को सही दिशा देगा। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी बहस हो रही थी। रवि के एक सहकर्मी ने गलत तरीके से रवि की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। पहले तो रवि के मन में गुस्सा भड़क उठा, पर उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और कहा, लगता है आप इस रिपोर्ट को लेकर काफी चिंतित हैं। इस एक लाइन ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। उसकी भावनाओं को समझा गया, पर रवि ने खुद को भावनाओं में बहने नहीं दिया। उसने बातचीत को आगे बढ़ाया, बिना किसी आवेग के। इस बदलाव ने रवि को और ज्यादा नियंत्रित बनाया। उसने जाना कि जब आप सामने वाले की समस्या को व्यावहारिक तरीके से पहचानते हो, तो आप दोनों के बीच बेहतर संवाद बनता है। पहले जहां रवि सीधे टकराव में जाता था, अब वो बातचीत को एक समझदारी भरे मंच पर ले आता था। लोग भी उसे ज्यादा सम्मान देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि रवि अपनी भावनाओं पर काबू रख सकता है और समाधान निकालने में मदद कर सकता है। घर पर भी रवि ने ये तकनीक अपनाई। उसकी बहन किसी पारिवारिक मसले को लेकर परेशान थी और गुस्से में थी। पहले रवि भी बहस में उलझ जाता, लेकिन अब उसने कहा, मुझे लग रहा है कि ये बात आपको बहुत ज्यादा तंग कर रही है। बहन ने अपनी भावनाएं शांत होकर व्यक्त की और रवि ने समझदारी से बात को संभाला। दोनों के बीच की दूरी कम हुई, क्योंकि रवि ने अपने गुस्से और भावनाओं को पीछे रखकर बहन की बात को व्यावहारिक नजरिए से लिया। रवि ने महसूस किया कि इस तकनीक से वह सिर्फ बेहतर नेगोशिएटर ही नहीं, बल्कि बेहतर इंसान भी बन रहा था। उसने जाना कि इमोशंस को महसूस करना जरूरी है, पर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आप इमोशंस को लेबल करते हो और खुद को उनकी चपेट से बचाते हो, तो आप समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर पाते हो। यह समझदारी उसे हर जगह फायदा पहुंचा रही थी। एक बार एक क्लाइंट बहुत गुस्से में था, क्योंकि उनकी डिलीवरी में देरी हो गई थी। पहले रवि घबराता और जल्दबाजी में कुछ भी कह देता, पर अब उसने कहा, मुझे लगता है कि आपको हमारी सेवा से काफी निराशा हुई है। क्लाइंट ने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन रवि ने ठंडे दिमाग से समाधान सुझाया और अंततः क्लाइंट खुश होकर बातचीत खत्म हुई। ये रवि की समझदारी की जीत थी। रवि जान गया था कि नेगोशिएशन का असली हुनर इमोशंस को महसूस करने और समझने में है, लेकिन खुद को इमोशनल होने से रोकने में भी। इससे न सिर्फ बातचीत सफल होती है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। रवि अब खुद को हर स्थिति में स्थिर रख सकता था, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा सामने हो।
उसने अपने मन को इस काबू में रखा कि वह भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें पहचान कर सही प्रतिक्रिया दे। इस तरीके ने रवि की जिंदगी बदल दी थी। वह अब किसी भी टेंशन या तनाव में फंसने की बजाय सिचुएशन को समझता और प्रैक्टिकल तरीका अपनाता था। यह समझदारी उसे निगोशिएशन के हर कदम पर आगे बढ़ाती। रवि ने यह सीख लिया था कि इमोशंस को समझो, पर खुद को उनसे प्रभावित मत होने दो। यही रवि के निगोशिएशन के सफर की सबसे बड़ी ताकत बनी, जो उसे हर मुश्किल में जीत दिलाती रही। रवि ने अब तक निगोशिएशन की कई तकनीकें सीखी थीं, लेकिन किताब ने उसे एक और अहम बात समझाई, टैक्टिकल एम्पैथी। यह सिर्फ सामने वाले की भावनाओं को समझना नहीं था, बल्कि उन्हें इतनी गहराई से समझना था कि वे आपकी बातों को भी खुलकर सुने। पहले रवि को लगता था कि एम्पैथी मतलब कमजोर पड़ जाना या सामने वाले के आगे झुक जाना है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि एम्पैथी वीकनेस नहीं, बल्कि एक ताकतवर हथियार है। एक बार ऑफिस में एक बड़ी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। क्लाइंट बहुत सख्त था और अपनी बातें थोड़े कठोर शब्दों में रख रहा था। पहले रवि डरता कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, लेकिन अब उसने टैक्टिकल एम्पैथी अपनाई। उसने क्लाइंट की बात ध्यान से सुनी, उसकी चिंताएं समझी और फिर कहा, मैं समझता हूं कि आप इस डील को लेकर थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके बिजनेस के लिए काफी रिस्क है। चलिए हम मिलकर इस रिस्क को कम करने के उपाय निकालते हैं। यह सुनकर क्लाइंट ने रवि को एक अलग नजर से देखा। उसने महसूस किया कि रवि सिर्फ सेल्समैन नहीं, बल्कि उसकी परेशानी को समझने वाला साथी है। यही टैक्टिकल एम्पैथी थी, सामने वाले के जूते में चलना, उनकी सोच को समझना, उनकी भावनाओं को जानना, लेकिन साथ ही अपनी बात भी मजबूती से रखना। रवि ने महसूस किया कि जब आप दिल से किसी की परेशानी समझते हैं तो सामने वाला भी आपके विचारों को खोलकर सुनता है। घर पर भी रवि ने यह तरीका अपनाया। परिवार में कभी कभी मतभेद होते तो पहले वह जल्दी जवाब दे देता या बहस में उलझ जाता। अब वह पहले सामने वाले की बात पूरी तरह समझता, फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करता। उसकी ये सोच परिवार में भी माहौल को बहुत बेहतर बना रही थी। माँ, पिता, भाई बहन सब महसूस करने लगे थे कि रवि अब उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है, न कि बस अपनी सुनाने की। रवि ने देखा कि टैक्टिकल एम्पैथी से उसे न केवल बेहतर नेगोशिएटर बनने में मदद मिली, बल्कि उसने अपने रिश्तों में भी गहराई पाई। उसका हर संवाद अब एक दूसरे को समझने का माध्यम बन गया था, चाहे काम की बात हो या निजी जीवन की। एम्पैथी की ये कला रवि को दूसरों के दिलों तक पहुंचा रही थी। एक बार रवि को एक बहुत मुश्किल ग्राहक के साथ काम करना पड़ा। ग्राहक हर बार कुछ नया मांगता और अचानक से नाराज हो जाता। रवि ने इस बार पेशेंस दिखाया, उसकी बातें धैर्य से सुनी और फिर बोला, मुझे पता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर कितने पैशनेट हैं और मैं भी चाहता हूं कि हम आपको पूरी संतुष्टि दें। चलिए मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। इस बातचीत के बाद ग्राहक ने रवि पर भरोसा करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि रवि केवल डील फाइनल करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी है जो उसकी परेशानियों को समझता है और समाधान खोजने में मदद करता है। रवि को यह देखकर खुशी हुई कि टैक्टिकल एम्पैथी ने उसकी बातचीत को नए स्तर पर पहुंचा दिया था। अब रवि को पता था कि निगोशिएशन में सिर्फ अपने फायदे की सोचकर बात नहीं करनी चाहिए। जब आप सामने वाले की भावनाओं और ज़रूरतों को समझकर उनसे जुड़ते हो, तो वे भी आपकी बातों को खोलकर सुनते हैं। यही समझदारी और एम्पैथी की ताकत है, जो किसी भी मुश्किल बातचीत को सफलता में बदल देती है। रवि ने इस तकनीक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार दिया। उसने जाना कि एम्पैथी दिखाना मतलब कमजोर पड़ना नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और इंसानियत दिखाना है। जब आप दिल से किसी की भावनाओं को समझते हो और अपनी बात शांति से रखते हो, तो आपकी आवाज में एक खास असर आता है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। रवि अब हर बातचीत में टैक्टिकल एम्पैथी का इस्तेमाल करता। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने न केवल अपने काम में बल्कि अपने रिश्तों में भी संतुलन और सफलता पाई। वह समझ चुका था कि यह वेपन है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, और इसी वेपन के साथ रवि हर नेगोशिएशन को अपनी जीत में बदलने लगा। रवि को पहले लगता था कि बातचीत में यस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि सामने वाले से हामी भरवा लो, फिर बात आगे बढ़ेगी। मगर
नेवर स्प्लिट द डिफरेंस पढ़ते हुए जब उसने यह सीखा कि असली ताकत तो नो में छिपी होती है, तो वह चौंक गया। यह तो उसके सोचने के तरीके को ही पलट देने वाला सिद्धांत था, लेकिन रवि ने ठान लिया कि इसे आजमा कर देखना ही पड़ेगा। एक दिन उसके ऑफिस में एक पुराना क्लाइंट आया जो हर बात पर हां करता था, लेकिन फिर टाल मटोल करता रहता था। रवि ने अब तक कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इस बार रवि ने रणनीति बदली। उसने क्लाइंट से सीधा पूछा, क्या आप इस समय हमारी सर्विस को अपने लिए सही नहीं मानते? पहले तो क्लाइंट थोड़ा चौंका, फिर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बस कुछ चीजों को लेकर उलझन में हूं। रवि ने देखा, जैसे ही क्लाइंट ने नहीं कहा, वह अपने बचाव में उतर आया और असली बात बताने लगा। रवि ने यह समझ लिया, जब लोग नो कहते हैं तो उन्हें कंट्रोल का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि वे जबरदस्ती किसी के जाल में नहीं फंसे, बल्कि अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और यहीं से असली बातचीत शुरू होती है। एक और केस रवि के सामने तब आया जब उसकी कंपनी के एक सीनियर ने एक नई जिम्मेदारी थमा दी जो रवि को ठीक नहीं लग रही थी। पहले वह सोचता कि हाँ, बोल देना ही सही रहेगा, लेकिन अब रवि ने सीधा पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी वर्तमान टीम को बीच में छोड़कर इस नए प्रोजेक्ट पर चला जाऊं, भले ही वह अधूरा रह जाए? सीनियर थोड़ा रुक गया और बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपकी टीम को नुकसान हो। चलो बैठकर इसका कोई बैलेंस निकालते हैं। रवि को अब यह भी समझ में आ गया था कि कई बार लोग यस इस डर से कह देते हैं कि वे असहज महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें नहीं कहने की आज़ादी देते हैं तो वे खुलकर सोचते हैं, साफ बोलते हैं और फिर आपके साथ ईमानदारी से बातचीत करते हैं। घर पर भी रवि ने यह तकनीक अपनाई। एक बार उसकी बहन ने एक बड़ा फैसला लेना चाहा, लेकिन वह दुविधा में थी। रवि ने पूछा, क्या तुम्हें लग रहा है कि यह फैसला लेना अभी सही नहीं है? बहन ने राहत की सांस ली और बोली, हाँ बिल्कुल, और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझसे यह पूछ लिया। रवि अब लोगों को यस में फंसाने की कोशिश नहीं करता था। वह उन्हें नो कहने की आज़ादी देता ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। फिर वहीं से बातचीत की असली शुरुआत होती और यहीं से ट्रस्ट बनता, क्लैरिटी आती और फैसला सच्चे मन से लिया जाता। अब उसे समझ आ गया था कि हर बार यस सुनना जीत नहीं होती, बल्कि कई बार नो से शुरू हुई बातचीत एक सच्चे और मजबूत रिश्ते की नींव रखती है। रवि ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और महसूस किया कि बातचीत की असली गहराई वहीं से निकलती है, जहां सामने वाला निडर होकर न कहने की आज़ादी महसूस करता है। रवि अब समझ चुका था कि किसी से जीतने के लिए तर्क देना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि वो खुद माने कि आप सही हो, लेकिन ये मान लेना काफी नहीं होता। असली जीत तब होती है जब सामने वाला खुद बोले, दैट्स राइट। रवि के लिए ये 2 शब्द अब किसी ट्रॉफी से कम नहीं थे। एक दिन उसकी टीम के एक मेंबर अर्जुन अचानक ऑफिस छोड़ने का मन बना बैठा। रवि ने उसे कई तरह से समझाने की कोशिश की, बताया कि उसका काम कितना अहम है, कितना ग्रोथ मिलेगा, लेकिन अर्जुन बस सुनता रहा, फिर सिर हिलाकर कहता, आई अंडरस्टैंड। पर रवि के दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी, क्योंकि ये आई अंडरस्टैंड का मतलब सिर्फ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं था, न कि मैं मान गया हूं। अब रवि ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने अर्जुन से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछा, तुम्हें लग रहा है कि यहां तुम्हारा ग्रोथ रुक गया है और शायद तुम्हारी मेहनत को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जिसकी तुम उम्मीद करते हो? अर्जुन ने आंखें उठाईं और कुछ सेकंड सोचकर बोला, yeah, that's right। बस यहीं से बातचीत का रुख बदल गया। रवि ने कुछ नहीं समझाया, कुछ साबित नहीं किया। उसने सिर्फ अर्जुन की भावनाओं को जुबान दी, और यही वो पल था जहां अर्जुन को महसूस हुआ कि रवि उसे सच में समझता है। रवि ने सीखा कि योर राइट और दैट्स राइट में बहुत फर्क होता है। योर राइट लोग तब कहते हैं जब वे बहस खत्म करना चाहते हैं, जैसे ठीक है, तू ही सही है। लेकिन दैट्स राइट तब आता है जब सामने वाला इंटरनली अग्रीमेंट करता है, जब उसे लगता है कि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सटीक है। एक बार रवि ने एक स्टबर्न क्लाइंट से डील की जो बार बार कहता, हम आपकी कीमत पर दोबारा सोचेंगे। हर मीटिंग में वही टाल मटोल। लेकिन इस बार रवि ने क्लाइंट की पोजीशन को समझा और बोला, आपको ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट तभी सही होगा
जब आपको पूरा विश्वास हो कि इससे आपका रिटर्न आएगा, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। क्लाइंट की आंखों में चमक आई। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। इस छोटे से वैलिडेशन ने भरोसे की दीवार खड़ी कर दी। उसी दिन डील पक्की हो गई। अब रवि को एहसास हो गया था कि बातचीत में गोल ये नहीं होता कि आप कुछ समझा दें, गोल ये होता है कि सामने वाला खुद माने कि आप उसकी सच्चाई को पहचानते हो। जब वह दैट्स राइट बोलता है तो वो पल सिर्फ सहमति का नहीं होता, वो एक इमोशनल रेजोल्यूशन होता है। रवि ने अब अपनी सभी बातचीत में ये पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया। कैसे वह सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझे, उसे शब्द दे और वैलिडेशन तक पहुंचे। और जब भी उसे वो 2 शब्द सुनाई देते, दैट्स राइट, वो मुस्कुरा उठता, क्योंकि अब उसे पता था कि असली कॉन्वर्सेशन वहीं से शुरू होती है। अब रवि को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि किसी भी निगोशिएशन की सबसे बड़ी रुकावट वो नहीं होती जो सामने दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो सामने वाला सोच रहा होता है लेकिन बोल नहीं रहा। यहीं से उसने एक नई स्किल सीखी, एक्यूजेशन ऑडिट, यानी बातचीत शुरू करने से पहले ही सामने वाले के दिमाग में जो नेगेटिव बातें चल रही हैं उन्हें खुद सामने लाना। पहले रवि डरता था इन बातों से। उसे लगता था कि अगर वह खुद ही नेगेटिव बातें सामने लाएगा तो सामने वाला और ज्यादा रिएक्ट करेगा। लेकिन नेवर स्प्लिट द डिफरेंस में यह प्रिंसिपल एकदम उल्टा था। जो बातें आप छुपाते हो वही सबसे ज्यादा एक्सप्लोड करती हैं, और जो बातें आप खुद बोल देते हो उनका असर कम हो जाता है। एक बार रवि को एक पुराने क्लाइंट से दोबारा मीटिंग करनी थी। पिछली बार कम्युनिकेशन ठीक नहीं हुआ था और डील टूट गई थी। इस बार क्लाइंट का एटीट्यूड पहले से सख्त था। मीटिंग से एक दिन पहले तक रवि सोच रहा था कि कैसे कन्विंस करूंगा, क्या ऑफर दूं, कैसे फायदा समझाऊं। लेकिन फिर उसे याद आया, स्टार्ट विद एन एक्यूजेशन ऑडिट। मीटिंग शुरू होते ही रवि ने क्लाइंट की आंखों में देखा और कहा, आपको लग रहा होगा कि पिछली बार हमने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। शायद आपको यह भी लग रहा है कि हम सिर्फ बिजनेस क्लोजर के समय याद करते हैं, और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आज भी हम वही गलती दोहराएंगे। क्लाइंट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया और बोला, आपने मेरी बातें कह दी। यहीं से माहौल बदल गया। अब क्लाइंट गार्ड मोड में नहीं था, वो ओपन हो चुका था, क्योंकि रावी ने उसके अंदर की आशंकाओं को बिना कहे पहचान लिया था। और जब इंसान को लगता है कि सामने वाला उसकी असली फीलिंग्स को जानता है बिना उसके बोले, तो वहां भरोसा बनने लगता है। रवि ने यह स्ट्रैटेजी सिर्फ क्लाइंट्स पर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करनी शुरू कर दी। जब वो अपने छोटे भाई से बात करता तो कहता, शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी डिसीजंस में दखल देता हूं, शायद ऐसा भी लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालता हूं। और उसके भाई का जवाब होता, हाँ, लेकिन अच्छा लगा कि तुमने खुद माना। पहले रवि अपने कम्युनिकेशन में यह हिस्सा छोड़ देता था। वो सोचता था कि पॉजिटिव रहो, फायदा की बात करो, लेकिन अब उसने समझ लिया कि नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करने से वो खत्म नहीं होते, वो और गहरे जाते हैं। अब हर बार जब रवि किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में जाता, वो खुद से पूछता, सामने वाला मेरे बारे में क्या नेगेटिव सोच सकता है? और फिर वो इन बातों को ओपन कर देता, काल्म और कॉन्फिडेंट तरीके से। उसने महसूस किया कि जब आप डर की बात पहले कर देते हो तो डर छोटा हो जाता है, और जब आप उस डर को छुपाते हो तो वो डील तोड़ सकता है। एक्यूजेशन ऑडिट ने रवि की लाइफ में एक नया रास्ता खोला, जहां डर और संदेह भी बातचीत का हिस्सा बनते हैं, और यहीं से असली ट्रस्ट पैदा होता है। रवि अब तक नेगोशिएशन की कई परतें समझ चुका था। वो जान गया था कि बातचीत केवल अपनी बात कहने का नाम नहीं है, बल्कि सामने वाले के दिमाग का दरवाजा खोलने की कला है। और इस कला की सबसे ताकतवर चाबी थी सक्षम प्रश्न। पहले रवि को यह आदत थी कि वो सीधा सवाल करता या अपनी बात थोप देता, जैसे आपको ये करना होगा, हमें ये टर्म्स चाहिए। लेकिन उसे कई बार महसूस होता था कि सामने वाला या तो चुप हो जाता है या फिर टालने लगता है। उसे लगता था कि शायद उसके पास कंपेलिंग लॉजिक नहीं है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहा था। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस पढ़ने के बाद रवि ने एक नई चीज सीखी, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ये ऐसे सवाल होते हैं जो आदेश नहीं होते बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं।
जैसे, मैं ये कैसे कर सकता हूं? आपको क्या लगता है हम इस इशू को कैसे सुलझा सकते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? ये सवाल सामने वाले को डिफेंसिव नहीं बल्कि पार्टनर बना देते हैं। एक बार रावी एक बड़े इन्वेस्टर के पास गया। प्रेजेंटेशन के बाद इन्वेस्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता अभी ये सही वक्त है। अब पुराना रवि बहस करता, फैक्ट रखता या कहता कि देखिए, अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो। लेकिन अब उसने सीधा एक सवाल पूछा, आपको क्या लगता है हमें क्या सुधार करना चाहिए जिससे ये आपके लिए सही वक्त बन सके? इन्वेस्टर रुक गया, सोचने लगा, और पहली बार वो रावी को सलाह देने के मोड में आ गया। अब वो गेट कीपर नहीं रहा, वो अब सह निर्माता बन चुका था। रवि ने अपने पर्सनल लाइफ में भी ये तरीका अपनाया। जब घर पर फाइनेंशियल टेंशन बढ़ती तो पहले वो जवाब मांगता, क्यों खर्च इतना हो गया? लेकिन अब वो कहता, आपको क्या लगता है हम मिलकर इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? और धीरे धीरे हर कोई सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था बल्कि हिस्सा ले रहा था। रावी को अब एक और चीज समझ आने लगी थी। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस बातचीत को दिशा देते हैं, लेकिन कंट्रोल आपके ही हाथ में रहता है। वो अब डिमांड नहीं करता था, वो जिम्मेदारी साझा करता था। और यही तरीका सामने वाले को खुद ब खुद उसकी नेगोशिएशन टेबल पर खींच लाता। एक दिन उसने अपने बॉस से एक्स्ट्रा लीव मांगने के लिए कहा, लेकिन सीधा नहीं बोला मुझे छुट्टी चाहिए। इंस्टेड उसने पूछा, अगर मुझे अगले हफ्ते 3 दिन की छुट्टी लेनी हो तो आपको क्या लगता है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मैनेज कर सकता हूं? बॉस ने पहले तो चौंक कर देखा, फिर बोला, अगर तुम क्लाइंट के लिए एक हैंडओवर तैयार कर दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। रावी को छुट्टी मिल गई बिना पुश किए। अब रवि को समझ आ गया था कि निगोशिएशन में ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं होती, सवालों में होती है। और जब आप सामने वाले से पूछते हैं, आपको क्या लगता है, तो आप उसका लॉजिक एक्टिवेट कर देते हैं, उसका रेजिस्टेंस बंद कर देते हैं और उसे अपने ही जवाब में वो रास्ता दिखा देते हैं जो आप चाहते हो। अब रावी सिर्फ बातचीत नहीं करता था, वो बातचीत को स्कल्प्ट करता था, जैसे कोई आर्टिस्ट पत्थर को आकार देता है, सवाल दर सवाल, कनेक्शन दर कनेक्शन। रवि अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वो शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझने लगा था। लेकिन फिर भी कुछ डील ऐसी थीं जो फिसल जाती थीं, जबकि सारे तर्क उसके पक्ष में होते। वो प्रेजेंटेशन में डेटा दिखाता, मार्केट एनालिसिस पेश करता, कन्विंसिंग पॉइंट्स रखता, मगर सामने वाला या तो सोचते हैं कहकर निकल जाता या फिर किसी और को चुन लेता। रवि को फ्रस्ट्रेशन होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद नेगोशिएशन में सचमुच सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन फिर उसने नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का एक अध्याय और ध्यान से पढ़ा, बेंडिंग रियलिटी। उसे समझ आया कि नेगोशिएशन में लॉजिक नहीं जीतता, इमोशन जीतता है। और हर इंसान कोई भी फैसला लेने से पहले सबकॉन्शियसली किसी इमोशन को पकड़कर बैठता है, डर, लालच, गिल्ट, एक्साइटमेंट, और उसी के हिसाब से तय करता है कि डील करनी है या नहीं। रवि ने एक वाक्य पढ़ा जो उसकी आंखें खोल गया, एंकर देयर इमोशंस नॉट द नंबर्स। यानी जब आप सामने वाले की भावनाओं को पकड़ लेते हो तब आप उसके नजरिए की रियलिटी बदल देते हो। अगली बार जब रवि एक क्लाइंट से 5 लाख रुपए की पिच करने जा रहा था तो उसने पहले से कैलकुलेशन करके रखा था। कॉम्पिटिटर वही काम 3 लाख रुपए में कर रहा था। अगर वो सीधा प्राइस बोलेगा तो शायद क्लाइंट उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इस बार रवि ने नंबर से नेगोशिएशन शुरू नहीं की। उसने शुरुआत की एक कहानी से। एक और क्लाइंट जिसने 2 लाख रुपए कम देकर प्रोजेक्ट करवाया और बाद में डबल खर्च करके रावी की टीम के पास ही वापस आया। फिर उसने क्लाइंट से सीधा नहीं पूछा, आप कितना पे करेंगे? उसने पूछा, आपको क्या लगता है अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का रहेगा? क्लाइंट थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, ब्रांड की रेपुटेशन और टाइम लॉस। बस वहीं रावी ने इमोशन एंकर कर दिया। उसने कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पैसे नहीं, पीस ऑफ माइंड के लिए इन्वेस्ट करें। हमारी प्राइसिंग उस टाइम लॉस से कम है जो आप एक गलत वेंडर चुनकर खो सकते हैं। क्लाइंट ने कोई नेगोशिएशन नहीं की, उसने डील फाइनल कर दी रावी के कहे प्राइस पर। अब रवि समझ गया था कि डील क्लोज करने के लिए नंबर्स नहीं मैनिपुलेट करने होते, भावनाओं का एंकर सेट करना होता है। चाहे वो किसी को कन्विंस करना हो
चाहे किसी से ना सुनवाकर आगे बढ़ना हो या फिर किसी को दैट्स राइट मोमेंट तक पहुंचाना हो, हर जगह इमोशन की ग्रेविटी काम करती है। एक बार उसके दोस्त ने पूछा, यार तू अब कैसे इतने आराम से बड़ी डील्स क्रैक कर लेता है? रवि मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं प्राइस नहीं बेचता, मैं वो बेचता हूं जो लोग महसूस करना चाहते हैं। वो अब जान चुका था, जो नेगोशिएशन इमोशनल लेवल पर रियलिटी बेंड कर दे वहीं असली जीत होती है, वरना शब्द और नंबर तो हर कोई बोल लेता है। रवि अब वो इंसान नहीं रहा था जो कभी एक नेगोशिएशन में घबराकर चुप हो जाता था या किसी की बात से सहम जाता था। वो अब हर मीटिंग में कॉन्फिडेंट होकर जाता, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ता, उनकी ज़रूरतों को शब्दों से पहले समझ लेता। लेकिन फिर एक दिन उसे एक ऐसी डील मिली जिसने सारी स्किल्स को जैसे चुनौती दे दी। ये डील एक बड़े रियल एस्टेट क्लाइंट की थी। प्रोजेक्ट का बजट करोड़ों में था। रावी की टीम ने पूरी तैयारी की थी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन और सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ परफेक्ट था। फिर भी जब क्लाइंट से मीटिंग हुई, उन्होंने एक बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया दी। न कोई ऑब्जेक्शन, न कोई इंटरेस्ट, बस न्यूट्रल और थोड़ा डिस्टेंस बनाए हुए। रवि को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर उसे याद आया किताब का आखिरी चैप्टर, ब्लैक स्वान थ्योरी। क्रिस वॉस कहता है कि हर नेगोशिएशन में एक ब्लैक स्वान होता है, एक हिडन, अननोन, सरप्राइजिंग फैक्ट जो पूरी गेम को बदल सकता है। और अगर आप उसे खोज नहीं पाए तो आप नेगोशिएशन हार सकते हैं, चाहे बाकी सब परफेक्ट क्यों ना हो। रवि ने बातचीत के पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। उसने कैलिब्रेटेड क्वेश्चन से क्लाइंट को जेंटली प्रोब करना शुरू किया। आपको क्या लगता है, अभी तक के प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही? आपकी टीम किस तरह के पार्टनर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है? धीरे धीरे रवि को कुछ टुकड़े मिले। क्लाइंट की पिछली कंपनी के साथ बहुत खराब एक्सपीरियंस था। वो लोग प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाए थे और एंड में पैसा लेकर काम बीच में छोड़कर भाग गए थे। अब रवि को समझ में आया, यहाँ प्राइस, प्रपोजल या एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा, यहाँ भरोसे का घाव है। और यही ब्लैक स्वान है, छिपी हुई इमोशनल चोट जो नेगोशिएशन को इनविजिबल तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही थी। रवि ने अपनी अप्रोच बदल दी। उसने क्लाइंट को अश्योरेंस देने वाली बातें करनी शुरू की। हम आपके सारे पेमेंट माइलस्टोन्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रैक करेंगे। आपके पास हर हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी, आप हमें अकाउंटेबल रख पाएंगे। और फिर उसने एक और चीज़ की। उसने अपनी एक क्लाइंट की वीडियो टेस्टिमोनियल दिखाई, जिसमें उस क्लाइंट ने बताया था कि रावी की टीम ने उनकी डूबती हुई प्रोजेक्ट को कैसे संभाला। वो वीडियो देखते ही क्लाइंट के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। उसने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, दैट्स राइट, यही चाहिए था। और वहीं से नेगोशिएशन की दिशा बदल गई। रावी ने जो ब्लैक स्वान खोजा था वो ट्रस्ट की जरूरत थी, और जैसे ही वो सामने आ गया सारी दीवारें गिर गईं। उस दिन रावी को ये नहीं लगा कि उसने एक डील जीती है, उसे लगा जैसे उसने एक इंसान का भरोसा जीता है। अब उसे समझ में आ गया था कि नेगोशिएशन सिर्फ लॉजिक, स्किल और कॉन्फिडेंस का खेल नहीं है। ये उस एक अनदेखे टुकड़े को खोजने का गेम है जो पजल को पूरा करता है। आज रावी न सिर्फ एक सक्सेसफुल नेगोशिएटर बन चुका है, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बन चुका है जो हर इंटरैक्शन में मीनिंग खोजता है, कनेक्शन बनाता है और सामने वाले को फील करवा देता है कि वो सुना जा रहा है। अगर आपने रावी की ये जर्नी पसंद की हो, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन की ताकत को अनलॉक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन स्किल्स को सीखना चाहते हैं, और द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ नया सिखाती है और शायद अगली कहानी आपकी हो।